दोस्तों, यूँ तो भारत देश पर हर एक दौर में बहुत से हमलावर आए, जिनमें से बहुत से कामयाब भी हुए और बहुत से नाकामयाब भी हुए। लेकिन इन सब से हटकर भारत देश पर एक ऐसा भी शासक आया था जिसने इंडिया पर 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 17 बार हमला किया था। जिस शासक का नाम था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में पहली बार भारत पर हमला किया था। दोस्तों, महमूद गजनी इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के आगे सुल्तान का टाइटल लगाया था। सुल्तान महमूद गजनी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। उनके वालिद का नाम अबू मंसूर सबुकतगीन था। सबुकतगीन सामानिद सल्तनत के शासक का गुलाम सैनिक था। सामानिद सल्तनत ईरान की बहुत बड़ी मुस्लिम सल्तनत थी। जब सामानिद सल्तनत कमज़ोर पड़ने लग गई तब सबुकतगीन ने 977 ईस्वी में अपना कंट्रोल गजनी पर कर लिया और धीरे धीरे अपनी छोटी सी सल्तनत को 997 ईस्वी तक अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों तक फैला चुका था। कहा जाता है कि सबुकतगीन ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे इस्माइल को चुना था। हालांकि जब ये बात महमूद गजनी को पता चला तो महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल से जंग किया, जिस जंग में महमूद ने जीत हासिल किया और इस्माइल को जिंदगी भर के लिए नजरबंद कर दिया। 997 ईस्वी में सबुकतगीन की मौत हो गई, जिसके बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनी गजनवी सल्तनत का नया शासक बना। महमूद गजनी 27 साल की एज में गद्दी पर बैठा था। जब महमूद गजनी गद्दी पर बैठा था तो उनकी गजना रियासत एक छोटी सी रियासत थी। महमूद गजनी ने अपने 20 सफल अभियानों से बहुत सा दौलत इकट्ठा किया था, जिस दौलत के जरिए उन्होंने अपनी छोटी सी रियासत को कश्मीर, पंजाब और ईरान के बहुत बड़े हिस्से तक फैला चुका था। अपने शुरुआती 2 सालों में महमूद गजनी ने अपनी पोजीशन को काफ़ी हद तक मजबूत कर लिया था। महमूद गजनी ने बड़े पैमाने पर अपना पहला अभियान नॉर्थ इंडिया और पंजाब के खिलाफ शुरू किया था। जब महमूद गजनी इंडिया की ओर बढ़ रहा था तो उसे रोकने के लिए पंजाब का राजा जयपाल उसके खिलाफ खड़ा था। 1001 ईस्वी में महमूद गजनी और राजा जयपाल आमने सामने खड़े थे। महमूद गजनी के पास 15,000 घुड़सवार सैनिक थे, जबकि राजा जयपाल के पास 12,000 घुड़सवार सैनिक, 30,000 पैदल सैनिक और 300 हाथी थे। यह जंग पेशावर के करीब हुआ था। उस जंग में भारतीय सैनिक की गिनती महमूद गजनी के सैनिक से ज़्यादा थी, पर इन सब के बावजूद महमूद के घुड़सवार सैनिक के आगे वो टिक न पाए। उस जंग में 15,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और उस जंग में महमूद गजनी को कामयाबी हासिल हुई। जंग के बाद राजा जयपाल को पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। राजा जयपाल अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जलती हुई चिता में अपनी जान दे दी। पंजाब के हमले के बाद सन 1003 में महमूद गजनी झेलम नदी के तट पर आया और उसने भेरा पर हमला किया। भेरा के शासक ने 4 दिन तक काफ़ी बहादुरी से महमूद गजनी से लड़ता रहा, पर इसके बावजूद भेरा के शासक को हार का सामना करना पड़ा। भेरा पर जीत के बाद महमूद गजनी ने भेरा को अपनी रियासत से मिला लिया। भेरा का शासक अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर लिया। महमूद गजनी ने 1004 से 1005 ईस्वी में मुल्तान पर हमला किया। मुल्तान का शासक अबुल फतह दाऊद एक शिया मुस्लिम था। राजा जयपाल का बेटा आनंदपाल और फतह दाऊद दोनों दोस्त थे। दोनों ने मिलकर महमूद गजनी को हराने का सोचा। जब सुल्तान महमूद गजनी को यह बात पता चला तो उसने सबसे पहले आनंदपाल को युद्ध में बुरी तरह हराया। अपनी हार को देखते हुए आनंदपाल कश्मीर के पहाड़ियों में भाग गया। तब उसके बाद महमूद गजनी ने जंग में फतह दाऊद को बुरी तरह से हराया। जंग में हारने के बाद फतह दाऊद को 1 लाख दिरहम महमूद गजनी को देना पड़ा और सालाना 20,000 दिरहम देने का वादा किया। मुल्तान पर फतह के बाद महमूद गजनी ने राजा जयपाल के पोते सुखपाल को मुल्तान का गवर्नर चुना। सुखपाल, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। 1005 ईस्वी में महमूद गजनी ने भटिंडा पर भी हमला किया था। भटिंडा का शासक बाजीराव बहुत ही बहादुरी से महमूद गजनी से लड़ा, पर इसके बावजूद वो हार गया और राजा जयपाल की तरह ही उसने अपने आप को जलती हुई चिता में सौंप दिया। सुखपाल, जिसे महमूद गजनी ने मुल्तान का नया गवर्नर चुना था क्योंकि सुखपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया था। महमूद उस पर बहुत भरोसा करता था। महमूद गजनी ने उसको नवासा शाह का नाम दिया था। जब महमूद गजनी अपने बाकी अभियानों में व्यस्त थे तब सुखपाल ने भेरा पर हमला किया और पूरे मुल्तान पर शासन करने लगा और उसने इस्लाम को छोड़ दिया और फिर से हिंदू बन गया। 1008 ईस्वी में जब ये बात महमूद गजनी को पता चला तो उसने मुल्तान पर फिर से हमला किया। सुखपाल और महमूद गजनी में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में सुखपाल हार गया। महमूद गजनी ने सुखपाल को जिंदगी भर के लिए नजरबंद कर दिया और फतेह दाऊद को फिर से मुल्तान का शासक चुन लिया। आनंदपाल, जो कि एक बार महमूद गजनी से हार चुका था, वह महमूद गजनी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बहुत परेशान था। आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज और अजमेर के राजाओं से अपील किया और कहा कि हम सबको एकजुट होकर महमूद गजनी को रोकना चाहिए। अगर हम सब एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो वह हम सब के राज्यों पर हमला करके जीत हासिल कर लेगा।
आनंदपाल की इन बातों का असर हुआ और सारे राजाओं ने मिलकर एक बड़े पैमाने पर जंग की शुरुआत की। उस जंग में किसी ने सैनिक से मदद की तो किसी ने लोगों से मदद की। पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा किया गया। महिलाओं ने अपने पति और बच्चों को युद्ध के लिए भेजा और उन्होंने अपने गहनों को बेचा। इस तरह से जंग की तैयारी पूरे भारत में इससे पहले कभी नहीं हुई। 1008 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ आनंदपाल जंग के लिए तैयार था। आनंदपाल ने इस बड़ी सेना का कमान अपने बेटे त्रिलोचन पाल को सौंपा। आनंदपाल को अब पूरा भरोसा हो गया था कि अब उसकी जीत पक्की है। जब यह बात महमूद गजनी को पता चला कि एक बड़ी हिंदू फौजी लश्कर उसके रास्ते में है, तो दिसंबर 1008 ईस्वी में महमूद गजनी अपनी राजधानी से निकला और उसने सिंधु को ओहिंद के पास से पार किया। आनंदपाल की सोच थी कि जंग में सुल्तान को हराने के बाद किसी भी मुस्लिम को नहीं बख्शा जाएगा। जंग के मैदान में दोनों ही फौज एक दूसरे के आमने सामने थी। 40 दिनों तक दोनों ही फौज एक दूसरे से लड़ते रहे। आनंदपाल की फौज में दिन ब दिन नए हिंदू शामिल होते रहे। राजपूतों ने बहुत ही बहादुरी से उस जंग को लड़ा और अपनी जान दे दी। दिन ब दिन आनंदपाल की फौज की तादाद बढ़ती जा रही थी। इतने सारे खतरे को देखने के बाद महमूद गजनी ने ज्यादा देरी न करते हुए उस जंग को खत्म करने के बारे में सोचा। महमूद गजनी ने अपनी फौज को 4 टुकड़ों में बांट दिया और आनंदपाल के सैनिकों पर हमला करवाया। ये अटैक इतना खतरनाक था कि आनंदपाल की फौज को झंझोर कर रख दिया था। इस अटैक के बाद युद्ध और भी ज्यादा भड़क गई। आनंदपाल की फौज महमूद की फौज पर भारी पड़ने लग गई। महमूद गजनी को अब ऐसा लग रहा था कि अब वो हार जाएगा। अपने घोड़े से उतरकर महमूद गजनी ने नमाज अदा किया और दुआ किया कि उन्हें जंग में फतह नसीब हो। महमूद गजनी ने अपने बाकी बचे हुए सिपाहियों को इकट्ठा किया और आनंदपाल की फौज पर एक जबरदस्त हमला करवाया। धीरे धीरे आनंदपाल की फौज हारती हुई नजर आ रही थी। जंग के दौरान एक उड़ती हुई तीर आनंदपाल के हाथी पे जाके लग जाती है। हाथी पे तीर लगते ही हाथी बौखला जाता है और युद्ध के मैदान में भागने लगता है। ये देखकर आनंदपाल की फौज में एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा होता है जिसके वजह से उस जंग की पूरी कहानी बदल जाती है। उनको लगता है कि उनका राजा युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा है, जिसके चलते वो भी युद्ध से भागने लगते हैं और आखिर में वो जंग मुसलमानों को फतह नसीब हुआ। एक बहुत बड़ी हिंदू सेना हार गई। इस बड़ी कामयाबी के बाद महमूद गजनी ने लगातार भारत के बहुत से राज्यों पर हमला किया और उस पर जीत हासिल किया। जैसे नगरकोट पे 1009 ईस्वी में जीत हासिल किया, थानेश्वर में 1014 ईस्वी में, 1015 ईस्वी में कश्मीर पर, 1016 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज पर, 1022 ईस्वी में कालिंजर और ग्वालियर पर। अब आते हैं महमूद गजनी के सबसे मशहूर और आखिरी हमले पे, जो है सोमनाथ का मंदिर। 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। सोमनाथ मंदिर अपने बेहिसाब धन के लिए जाना जाता था। सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा राजपूत राजा कर रहे थे। जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तब राजपूत राजाओं ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया, पर इन सब के बावजूद वो महमूद गजनी को रोक नहीं सके। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसका सारा धन गजनी लेकर चला गया। इस बात से ये पता चलता है कि महमूद गजनी अपने दौर का एक ताकतवर शासक था, जिसने भारत के बहुत से राज्यों पर हमला किया और तो और वहां के राजाओं को भी हराकर रख दिया। 1027 ईस्वी में महमूद गजनी मलेरिया के चपेट में आ गए थे, जब वो सिंधु के करीब जाटों से लड़ रहे थे। धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस वजह से उनकी डेथ 58 साल की एज में हो गई। उनके बाद बाकी के उत्तराधिकारियों ने गजनवी सल्तनत पर 157 साल तक हुकूमत किया था। तो दोस्तों, महमूद गजनी के बारे में ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।